मुसलमानों का पर्सनल लॉ कैसे बना? समान नागरिक संहिता इसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो स्वागत है आपका। अमेरिका की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को देश भर में लागू करने की पुरजोर वकालत करनी शुरू कर दी और ये शुरुआत थी राजस्थान से। विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी और तब से देश भर में ये एक बार फिर से बहस का मुद्दा बन गया। यूसीसी को लाने के लिए बीजेपी एक देश एक कानून का नारा दे रही है, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर गहरी चिंता में है और समुदाय के अंदर यूसीसी के विरोध में माहौल तैयार किया जा रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि लोग अपनी राय लॉ कमीशन विधि आयोग को जल्द से जल्द भेजें। जून के मध्य में 22वें विधि आयोग ने लोगों से यूसीसी पर 1 महीने के अंदर राय मांगी थी और ये डेट अब एक्सटेंड हो गई है। कमीशन अपनी रिपोर्ट इस महीने के मध्य में जारी कर सकता है, जिसमें लोगों की राय के आधार पर यूसीसी लागू करने या न करने की सलाह दी जाएगी। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने कहा था कि समान नागरिक संहिता गैर जरूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का लंबा इतिहास रहा है। यूसीसी का विरोध कई समुदाय कर रहे हैं, जिनमें मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। उसे आशंका है कि समुदाय के शरिया पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ सालों से विवाद में है, लेकिन मुसलमान धर्म गुरुओं का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में लोगों के अंदर गलत फहमियाँ हैं, जानकारी की कमी के कारण है। और भारत में इस्लाम 7वीं शताब्दी में आया और इसके मानने वालों ने कुरान और हदीस, पैगंबर मोहम्मद की बातें और प्रथाएं में निर्धारित इस्लामी कानून का पालन किया। भारत में मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं पर निर्भर करता था, जबकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक विवादों में इस्लामी कानून सिद्धांत का सहारा लिया। डबल स्टैंडर्ड की बात हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक विशिष्ट कानूनी प्रणाली का रूप है और ये उभर करके सामने आया। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 13वीं से 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत रही। मतलब 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो चुकी थी जयचंद लोगों की वजह से। बहुत सारे जयचंद थे हमारे देश में, आज भी वो वोट तो चाहिए हिंदुओं का, मुस्लिम की सपोर्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत ने इस्लामी कानून से प्रभावित प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर न्याय करने के लिए काजी इस्लामी जज नियुक्त किए जाने लगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ का विकास जारी रहा, जो इस्लामी न्यायविदों और विद्वानों की व्याख्याओं से लिया गया, जैसा कि हनीफ स्कूल ऑफ लॉ, जो भारत में मुख्य रूप से देखा गया है ना। तो बताते हैं क्या क्या विशेषज्ञों की राय है। डॉक्टर ताहिर महमूद इस्लामिक कानून और भारतीय फैमिली कानूनों के जाने माने जानकार हैं। उन्होंने भारतीय कानून और संविधान पर कई किताबें भी लिखी हैं। उनमें से 2 की मदद से अदालतें कई फैसले सुना भी चुकी है। भारत का मुस्लिम कानून और भारत और विदेशों में मुस्लिम कानून अंतर है। वे कहते हैं मुस्लिम लॉ हर मुस्लिम दौर में संहिताबद्ध कॉडिफाइड रहा है। उनका कहना था कि ये गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के ज़माने में शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत के दौरान इस्लामी अदालतें हुआ करती थीं। मुग़लों के ज़माने में ज़्यादा हुआ करती थी। औरंगज़ेब ने फतवाए आलमगीरी लिखवाई, जो इस्लामिक कानून पर आधारित थी, लेकिन आज ज्ञानवापी के मामले में उस आलमगीरी को कोई मान नहीं रहा है। मतलब इनकी मर्जी होती है तो उसी को मान लेते हैं, इनकी मर्जी नहीं होती है तो नहीं मानते। औरंगज़ेब के दौर में एक कमीशन का गठन करके इस कानून को लाया गया था। ये सरकारी तौर पर नहीं बनाई गई थी। डॉक्टर महमूद कहते हैं मुग़लों के ज़माने में सिविल मामलों की अदालतें की हैसियत से उनकी अपेलेट कोर्ट की होती थी। मतलब
उनके ज़माने में भी अदालतों की वरीयता दी जाती थी। आज के सुप्रीम कोर्ट जैसी हैसियत बादशाह खुद होते थे। मतलब बादशाह ने कह दिया कि ज्ञान वापी मंदिर को तोड़वा दो तो तोड़वा दो। मुस्लिम ने अपनी मस्जिद बनवा दी, अब चिल्ला रहे हैं। मुस्लिम लॉ हर मुस्लिम दौर से संहिताबद्ध कोडिफाइड रहा है। ये गियासुद्दीन बलबन के ज़माने से शुरू हुआ था। ये कहना है इतिहासकारों का, मुस्लिम राइटर्स का। 1526 से मुग़लों का दौर शुरू हुआ। मुग़ल साम्राज्य का मुस्लिम पर्सनल लॉ के विकास में अच्छा खासा योगदान रहा। अकबर ने तो दीन इलाही के नाम से एक अलग मज़हब की शुरुआत भी कर डाली, जिसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करना था। मतलब अब समझ लीजिए, कानून के माहिर प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा इन दिनों मुस्लिम पर्सनल लॉ और समान नागरिक संहिता पर यूट्यूब पर एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के इतिहास पर गहराई से रोशनी डाली है। वो कहते हैं कि मुस्लिम शासकों ने शरिया कानून को सख्ती से लागू नहीं किया और हिंदुओं को उनके धर्म के हिसाब से बने रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं। अपने एक वीडियो में वो कहते हैं कि चाहे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक या मुग़ल काल हो 1526 से अंग्रेज़ों के ज़माने तक, इन्होंने हिंदू लॉ में दखल नहीं दिया। यानी जो हिंदुओं के पर्सनल मसले थे उनमें उन्हें धार्मिक आज़ादी दे दी। तो ये तो बहुत ही झूठी। पंचायतों के फैसलों पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। रीति रिवाज पर आधारित कानूनों को तरजीह दी जाती थी और इस्लामी कानून को उन पर थोपा नहीं जाता था। इस टाइप की चीज़ें लोग कह रहे हैं। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा का ये कहना है कि औरंगज़ेब ने 40 के करीब इस्लामी विशेषज्ञों को बुलाकर फतवाए आलमगीरी का कानून किताब को लिखवाया था, जो शाही फरमान से अलग था। उनका दावा ये था कि मुग़लों ने शरिया को असली शक्ल में कभी लागू नहीं किया। अब बात करते हैं 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में कानूनी व्यवस्था में महत्वपूर्ण चेंजेज आए। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा के मुताबिक जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने ये माना कि हिंदुस्तान में धार्मिक कानून है। वो कहते हैं कि पर्सनल लॉ का विकास अब अंग्रेज़ कर रहे थे। किसी मामले में अगर दोनों पक्ष मुसलमान हैं और तो मुस्लिम कानून से फैसला होगा, अगर दोनों पक्ष हिंदू हैं तो हिंदू शास्त्रों पर आधारित कानून से फैसला होगा। वो कहते थे कि 18वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेज़ों ने तय किया कि वो खुद ही तय करेंगे कि ये मामले उन्हें पंडितों और उलेमा की ज़रूरत के हिसाब से या ज़रूरत की है या नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और हिंदुओं के धार्मिक पुस्तकों के अनुवाद का प्रोजेक्ट शुरू किया। या समझिए, जो कानून बनेगा वह इन किताबों के आधार पर बनेगा, मतलब आधार वो किताबें होंगी। अंग्रेज़ों ने जब फैसले हनफी मत से कानूनी किताब अल हिदाया पर आधारित करके सुनाना शुरू कर दिया। ये किताब अरबी में थी, जिसका पहले फ़ारसी और उसके बाद अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन हुआ। कैसे बना मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट? प्रोफेसर मुस्तफ़ा कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये अनुवाद एक सियासी प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सी गलतियां थीं। अंग्रेज़ अदालतों ने चार्ल्स हैमिल्टन की अल हिदाया के हिसाब से फैसले सुनाना शुरू किए। वो अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान आकर वकालत करना चाहते थे उनके लिए किताब अनिवार्य कर दी गई। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ आज है वो इस्लामिक लॉ नहीं है, वो कानून इस गलत अनुवाद वाले अल हिदाया पर आधारित है। डॉक्टर ताहिर महमूद के मुताबिक जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने समझा कि सभी समुदाय के लोगों में रीति रिवाज एक जैसा है, लेकिन ऐसा तो था नहीं। उन्होंने फैसले स्थानीय कस्टम के हिसाब से देना शुरू कर दिए। डॉक्टर महमूद कहते हैं कि 1873 के मद्रास सिविल कोड एक्ट और 1876 के अवध लॉज एक्ट में लिखा गया कि मजहबी का मतलब होता है पर्टिकुलर धार्मिक कानून पर स्थानीय परंपराओं को तरजीह दी जानी चाहिए। इसमें महिलाएं पीड़ित हुईं क्योंकि स्थानीय प्रथाओं में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। जायदाद में महिलाओं को कोई शेयर नहीं मिलता था। हालांकि मुसलमानों में औरतों को जायदाद में आधा हिस्सा मिलने का रिवाज था। ये कदम हिंदू कानून के मुताबिक था, लेकिन शरिया के
बिल्कुल विपरीत। डॉक्टर ताहिर महमूद कहते हैं इसको ख़त्म कराने के लिए उलेमा ने एक अभियान छेड़ा। उसके नतीजे 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बना। मतलब ये हुआ कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम से संचालित होता है। यह अधिनियम मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रख रखाव के मामलों में इस्लामी कानून को लागू करने को मान्यता देता है। लेकिन ये कानून 1935 में मौजूदा पाकिस्तान के सूबा सरहद, अब जो खैबर पख्तूनख्वा बन गया है, में लाया गया था। डॉक्टर ताहिर महमूद कहते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान के सूबा सरहद में एक कानून बना जिसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1935 था। उस कानून का सब कुछ उठाकर केंद्र में लाया गया और 1937 वाला एक्ट लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद 20वीं शताब्दी में 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद 1950 में भारत का संविधान अपनाया गया, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म का पालन और प्रचार प्रसार करने का अधिकार आज़ादी दी गई। यहाँ ये बताना जरूरी है कि 1937 वाले अधिनियम में कोई कानून कोडिफाइड नहीं है। इसको सरल शब्दों में बताते हुए डॉक्टर ताहिर महमूद कहते हैं कि 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट में सिर्फ लिखा है कि दोनों पक्ष मुसलमान हों तो शरीयत के हिसाब से फैसला हो, और ये एक्ट छोटे से 2 सेक्शंस पर आधारित है। पर्सनल लॉ कोडिफाइड नहीं माना जाएगा। शरीयत का कानून क्या है वो नहीं लिखा है। उसमें कुछ मुद्दे लिखे हुए हैं जैसे शादी, तलाक, जायदाद, विरासत से जुड़े मामले, और या दोनों पक्ष मुसलमान हों तो फैसला शरीयत के हिसाब से होगा। दोनों पक्ष जिस मत के होंगे उसी मत के हिसाब से फैसला दिया जाएगा। जय हिंद।